स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Potik because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also to collect all of our party hard disk. প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালে তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইর, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃ। নিন্দা জানাই, এবং ईडी निश्चय तार क्षमता बोले। देखिए, ईडी ने रेड किया है तो इसमें हम लोग का बोलने का कुछ विषय नहीं है, और जहां पर भाईपो है वहां तो दुर्नीति हो गई। आज आईपैक का काम भाईपो देखते हैं, हमारे राज्य के राजपुत्र देखते हैं। आज कोयला चोरी, बालू चोरी, पेड़ चोरी, जमीन चोरी, पानी चोरी, हर किस्म का चोरी इस राज्य में होता है, ये टीएमसी का नेतृत्व में। और आईपैक जो टीएमसी के लिए काम करते हैं, जो एजेंसी, वो किस किस तरह का चोरी करते हैं और किस किस तरह का घोटाला किया है, ये ईडी ने आया है। इसमें हमारा बोलने का कोई विषय नहीं है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि जो चोरी हो इसका समाधान हो, शास्ति हो। आज पश्चिम बंगाल के लोगों को जिस तरह से धोखा दिया है ये पार्टी ने, 15 साल सिर्फ धोखा नहीं, प्रताड़ना किया है, चीट किया है, इसका शास्ति हो, हम लोग यही चाहते हैं। देखिए, ईडी ने रेड किया है तो इसमें हम लोग का बोलने का कुछ विषय नहीं है, और जहां पर भाईपो है वहां तो दुर्नीति हो गई। आज आईपैक का काम भाईपो देखते हैं, हमारे राज्य के राजपुत्र देखते हैं। ये जो हादसा हुआ है ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। ये राज्य भी ऐसा है जहां
बहुत लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन रहा है। स्वच्छ भारत कैंपेन में इंदौर लगभग 9 बार प्रथम स्थान पर रहा है। ये पोल खुल जाती है इस सरकार के नारों की, इस सरकार की योजनाओं की। मैं 2 नारे आपके सामने रखता हूं। एक तो स्वच्छ भारत, इंदौर नंबर 1, हालत देखिए इंदौर में, और दूसरा हर घर जल योजना, मतलब हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई जाएगी। ये मोदी जी ने हर चुनाव में इस नारे को भुनाया, 70 साल को कोसा। ये इंदौर के पाइप्ड वाटर सप्लाई की हालत है। मैं आपके सामने एक ऐसा सनसनीखेज कागज रखना चाहता हूं। पाइपलाइन बदलने का ठेका 22 जुलाई 2022 को अप्रूवल्स आ चुके थे। इंतजार किस बात का था? अप्रूवल आ गए, कंपनी आपने फाइनल करनी थी बस। क्या किसी कमीशन के इंतजार में आप बैठे थे? ये कागज मैं आपको दूंगा अभी प्रेस वार्ता के बाद। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, स्मार्ट सिटी इंदौर, क्लीन सिटी इंदौर, हर घर जल योजना में इंदौर, फिर ये क्या हुआ? और ना केवल इंदौर, अमित शाह जी का इलाका गांधीनगर, स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, टाइफॉइड फैल रहा है। मैं रोज डिबेट्स के लिए हमारे स्पोक्स पर्सन्स को तैयार करके भेजता हूं कि आज इस पे डिबेट होगी। टाइफॉइड गांधीनगर में नहीं होती, रोज बेचारे बैरंग आ जाते हैं कि नहीं हो रही। हमारी साधना भारती ने उठाया दिल्ली में 30% दिल्ली का पानी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी काला था, बीजेपी की सरकार आई तो पीला हो गया। ये ईस्ट दिल्ली अच्छा इलाका माना जाता है, यहां की हालत। ये जो हादसा हुआ है ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। ये राज्य भी ऐसा है जहां बहुत लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन रहा है। स्वच्छ भारत कैंपेन में इंदौर लगभग 9 बार प्रथम स्थान पर रहा। पानी के कारण मौत नहीं है। ये जो शहरी मॉडल है इस देश का, स्मार्ट सिटी का मॉडल है, ये वो चरमरा कर खत्म होता हुआ दिख रहा है। मूल सवाल ये है कि जो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण है, क्या इस देश में जिस दिशा में हम लोग कर रहे हैं वो सही दिशा है? उसका उत्तर है नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में सीवरेज सिस्टम कोलैप्स हुआ है। चंद ठेकेदारों को और दिखाने के लिए, चमकाने के लिए अगर ये सीवरेज सिस्टम को हम लोग पिछले कई सालों से बना रहे हैं, क्या इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए या इस पर पूर्ण विचार कर नई सिरे से दुनिया की कोई भी पुरानी सभ्यता ले लो, वो सभ्यता के अंदर अनिवार्य तौर के ऊपर सीवरेज सबसे पहले शहर की बुनियाद रहती थी और आवश्यकता रहती थी। वहाँ इस देश के अंदर, इस मॉडल के अंदर हम लोग नहीं देख रहे। इंदौर का जो प्रचार प्रसार का मॉडल था और इंदौर का एक शहरी मॉडल होना चाहिए, उसके अंदर अंतर है और उसकी विफलता हम लोग देख रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। इंदौर जैसा समृद्ध शहर के ये हाल हुए। हर शहर में हर रोज ऐसी मौतें हो रही है। ये एक साथ इतनी मौतें हुई है, इसलिए आज चर्चा का विषय है। वरना पूरे देश के अंदर लाखों मौतें दूषित पानी के संदर्भ में हम लोगों को देखने को मिलती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इसका प्रचार प्रसार। देखिए, विपक्षी दल को तकलीफ ये है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होंगे तो उनकी सच्चाई, जो उनकी पोल पट्टी है, खुलने वाली है। यही विपक्ष के परेशानी का मूल सबब है। विपक्ष परेशान और बेचैन इसलिए है कि विपक्ष जो है, जो संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाला विपक्ष, इसको ना तो संविधान पर भरोसा है ना लोकतंत्र पर भरोसा है। SIR के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होंगे, ये प्रदेश का और देश का जन जन जानता है। बिहार में भी SIR के बाद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हुए, तो निष्पक्ष चुनाव होंगे तो विपक्ष, जिसको पहले ही से जनता ने नकार दिया है, उसकी और भी बुरी स्थिति
सामाजिक हो जाएगी, सार्वजनिक हो जाएगी। यही वो परेशानी का जो उनका कारण है, यही उनके बेचैनी का कारण है। लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शी चुनाव कराना चाहता है, पारदर्शी चुनाव होंगे, फेयर इलेक्शन होंगे, तो इससे हमारे लोकतंत्र का जो खूबसूरती और बढ़ेगी और वोटर लिस्ट दुरुस्त होगा, तभी अच्छे से फेयर इलेक्शन होगा। तो फेयर इलेक्शन देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है और देश का आम जनमानस एसआईआर के पूरी तरीके से समर्थन में है। देखिए, विपक्षी दल को तकलीफ ये है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होंगे तो उनकी मतदाताओं को अपना पीडीए प्रणाली से कटे हुए वोटों को जुड़वाने की अपील करी है। कैसे देखते हैं, तमाम सवाल भी खड़े किए। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया में अखिलेश जी सहित सभी राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपील सभी लोग कर रहे हैं। सभी दल इस प्रक्रिया में सहयोग करें, यही अपेक्षा है, ताकि कोई भी वाजिब वोट जो डिजर्व करता है वो नाम जुड़ने से वंचित न छूटे। अनड्यू या अवांछित कोई मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में किसी भी स्थिति में बचे नहीं, उसका नाम उससे सूची से कट जाए, यही प्रयास हम सबका है। अखिलेश जी, अन्य सब दल जो भी इंडी गठबंधन के हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी यही काम कर रहे हैं। तो सामूहिक रूप से सब करेंगे तो मैं समझता हूं कि सारे लोगों के सामूहिक प्रयास से एक साफ सुथरी, पारदर्शी, स्वच्छ मतदाता सूची जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा है वो बनकर के तैयार हो जाएगी, ताकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उसी के मतदान के आधार पर साफ सुथरा मतदान में परिणाम निकल के आए और नई सरकार का गठन हो। कि मतदाताओं को अपना पीडीए प्रणाली से कटे हुए वोटों को जुड़वाने की अपील करी है। चल रहा था तो काफी हंगामा हुआ था और अब वो हंगामा खास करके पश्चिम बंगाल में ज्यादा दिख रहा है। टीएमसी लगातार कह रही है हरासमेंट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो जिस तरह की वो कह रहे हैं कि लगातार लोगों को हरास किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर, आपका क्या मत है? बिहार से बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता है। एसआईआर भी बिहार में हुआ और एसआईआर के बिहार में चुनाव भी हो गया। एक कंप्लेन आपको कहीं दिखाई पड़ा हो एसआईआर में? सारे पार्टी तो थे वहां पर, पूरा देश का मीडिया घूम रहा था चुनाव में, आप सब लोग थे पूरे बिहार चुनाव में। कोई एक आदमी मिला हो जिसने कहा हो कि उनका वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया गया? पूरा चुनाव बिहार में हो गया, एक बूथ पर रिपोलिंग नहीं हुई, एक जगह वायलेंस नहीं हुआ। एसआईआर तो अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने इतना बढ़िया काम किया। अब अगर किसी का नाम गलत है, मर गया है, दो जगह नाम है, इस देश का नागरिक नहीं है, तो वो कैसे वोट देगा? ये तो एक्सरसाइज पहले ही हो जाना चाहिए था और ये अच्छा मूव है। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने ये काम करके देश को ये दिखाया और कोई पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है, पास्ट में भी एसआईआर होता रहा है। अब मुझे लगता है जो एक्सरसाइज बंगाल में लोग कहता है कि कौन उसमें जो लोग जा रहे हैं बीएलओ उसको प्रॉब्लम हो रहा है, इतना बड़ा एक्सरसाइज बिहार में हुआ, बिहार में प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। बंगाल में क्यों ये बात उठ रही बार बार? क्योंकि बंगाल में जो अब सिग्नल आ रहा है, जो रिपोर्ट आ रहा है, जो सरकार है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए ये बात उठा रहे हैं। और संजय जी, आपने देखा कि चल रहा था तो काफी हंगामा हुआ था और अब वो हंगामा खास करके पश्चिम बंगाल में ज्यादा दिख रहा है। टीएमसी लगातार कह रही है हरासमेंट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो जिस तरह की वो कह रहे हैं कि लगातार लोगों को हरास किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर, आपका क्या मत है? बिहार से बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता है। एसआईआर भी बिहार में हुआ और एसआईआर के बिहार में चुनाव भी हो गया। एक कंप्लेन आपको कहीं दिखाई पड़ा हो एसआईआर में? सारे पार्टी तो थे वहां पर, पूरा देश का मीडिया घूम रहा था चुनाव में, आप सब लोग थे पूरे बिहार चुनाव में। कोई एक आदमी मिला हो जिसने कहा हो कि उनका कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने का और गरीब के विकास का और गांव के विकास का विरोध करती है। विकसित भारत, जी राम जी, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण भारत, ये जो बिल है इससे गांव के विकास की गारंटी है, गरीब को रोजगार की गारंटी है, ज्यादा दिहाड़ी की गारंटी है, 100 से 125 दिन की गारंटी है और पैसे 7 दिन खाते में आने की गारंटी है। पैसा ना आए तो ब्याज समेत पैसा देने की गारंटी है। पंचायत अपने विकास के काम खुद तय करेगी, उसकी गारंटी है। और यही नहीं, जियो टैगिंग साथ में होगी
और आधार बेस्ड आपका हाजिरी लगेगी, डेटा आपका मेंटेन होगा, बैंक खातों में आपके पैसा आएगा, पारदर्शिता आएगी, पैसा भी ज्यादा मिलेगा। और जब खेतीबाड़ी का समय है उस समय जी राम जी के काम को बंद करके आपको खेतीबाड़ी करने का अवसर मिलेगा, तो आपकी खेतीबाड़ी से भी कमाई होगी, जी राम जी के काम से कमाई होगी, गांव का विकास होगा, विकसित भारत का निर्माण होगा और विकसित गांव का भी निर्माण होगा। पंचायतों को पावर दी है, ना कि राज्य और केंद्र की सरकार को। महात्मा गांधी के गांधी सरनेम तो कुछ लोगों ने ले लिया, लेकिन उनके आदर्श और उनकी सोच नहीं ले पाए। उनकी सोच गरीब का उत्थान और आदर्श गांव बनाने का काम था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो विकसित भारत जी राम जी देश हित में है, गरीब हित में है, गांव हित में है और गरीब के कल्याण के लिए है। कांग्रेस राम के नाम का और गरीब के काम का विरोध कर रही है। जो पहाड़ी कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है। तो 25 दिन की गारंटी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमीन अधिग्रहण जो हम लोग कानून लेके आए थे उसको खत्म करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर और बाहर भरपूर विरोध किया जनता के पक्ष में और अंत में भाजपा सरकार को अपने हाथ खींचने पड़े। उसके बाद किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लेकर आए, भारी विरोध हुआ, कई महीनों तक लोगों ने वहां पे धरने दिए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, फिर अंत में आकर उन्होंने उसको वापस किया। ये भी जो कार्यक्रम लेकर आए हैं ये महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी हुई स्कीम, जो एक संवैधानिक अधिकार जनता को हम लोगों ने दिया था, उसको खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं कि इसको रिफॉर्म कर रहे हैं। आप 90-10 का जो रेशो था राज्य सरकार केंद्र सरकार का, उसको आप 60-40 कर रहे हैं। आप दिल्ली से या राजधानी से ये अंकित करेंगे क्या काम हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं। तो संवैधानिक अधिकार जो था उसको आपने एक योजना में बदल दिया है और अधिकारी और नेता ये तय करेंगे कहाँ कौन कितना काम करेगा। तो गांव में जो फेडरल स्ट्रक्चर था, जो निर्णय लेने की शक्ति थी, उसको आप खत्म कर रहे हैं। स्कीम्स के जो पैसा उसको आप लिमिट कर रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम को आप बदल रहे हैं, पहली बार मैंने देखा है। तो नरेगा को एक तरह से समाप्त करने की योजना बना के हैं। पूरे देश में विरोध है, खासकर जो गरीब लोग थे। एक सुरक्षा कवच लोगों को दिया था कि आप 100 दिन का रोजगार, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको संविधान में आपको अंकित किया हम लोगों ने, उसको खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। इसका विरोध पूरे प्रदेश देश में होगा और हम लोग ब्लॉक, जिला, पंचायत तक जाकर लोगों को साथ देकर आएंगे। जो सबसे गरीब तबका है उसके पास यही एक सिक्योरिटी नेट था, उसको छीनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये लोगों के विरोध में कर रहे हैं, गरीबों का जो अधिकार उसका हनन कर रहे हैं। और जो बड़े ठेकेदार थे वो पहले छोटे काम नहीं कर पाते थे, अब उन्होंने कहा कि आप बड़े काम कर सकते हैं। तो छोटे जो काम, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना जो महात्मा गांधी के नाम से था उसे इस सरकार ने बंद कर दिया। इनको गांधी जी से, महात्मा गांधी से एलर्जी है। दूसरी बात है गरीबों से इनको तकलीफ है, क्योंकि ये गरीबों को रोजगार देने वाले और वो डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें वो अधिकार है कि वो 15 दिन के अंदर उसे रोजगार प्राप्त करना है। ऐसी योजना जो दुनिया में कहीं नहीं है, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने इसको बनाया था। और आपने देखा कि कोरोना काल में यही मनरेगा है, लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, ये बड़ा सहारा बना था। तो इतना बड़ा अनुभव हम सबके सामने है, उसके बाद भी इस योजना को आनन फानन में बंद कर दिया है। इसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल जी, माननीय केसी वेणुगोपाल जी और सारे CWC के मेंबर मिलकर तय किए कि प्रत्येक प्रदेश में हमको रैली करना है, हमको गांव-गांव जाना है, मजदूरों के बीच में जाना है और एक पूरा वातावरण बनाना है जिस प्रकार से 3 काले कानून को भारत सरकार ने जनता के दबाव में, किसानों के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं के दबाव में जो बंद किया, वापस लेना पड़ा उसको, उसी प्रकार से इसे भी वापस लेना पड़ेगा और मनरेगा फिर से चालू करना होगा। राहुल गांधी जीडीपी कुछ आपका कहना है, जीडीपी पे जो एक खुलासा किया है राहुल गांधी जी, पूरे देश की जो GDP है उसकी गणना ही उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया बोलते हैं और अभी लोग
80 करोड़ लोग हैं वो 5 किलो राशन पे निर्भर है, तो दोनों में बड़ा अंतर है। दूसरी बात यह है कि जितने भी छोटे छोटे लघु उद्योग थे, व्यापार थे, वो सब बंद हो गए। तो फिर ये जो आंकड़े हैं जिसपे कोई रिलाई नहीं कर रहा, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना जो महात्मा गांधी के नाम से था, उसे इस सरकार ने बंद कर दिया। इनको गांधी जी से, महात्मा गांधी से एलर्जी है। दूसरी बात है, गरीबों से इनको तकलीफ है, क्योंकि ये गरीबों को रोजगार देने वाले और वो डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें वो अधिकार है कि वो 15 दिन के अंदर उसे रोजगार प्राप्त करना है। ऐसी योजना जो दुनिया में कहीं नहीं है, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने इसको बनाया था। और आपने देखा कि कोरोना काल में यही मनरेगा है, लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। ये बड़ा सहारा बना था। No, there is no controversy. Every political party which contests elections wants a maximum number of representatives to win elections, and if they win elections, if there is an opportunity, the political party obviously wants to participate in government. That is the purpose of a political party. This is not some unique or special opinion or a new opinion. This is the view of all political parties all over the world. Why do politicians contest elections? The only reason we contest elections is because we want to implement our agenda by winning the election and by forming government. So what is unique or new about this? This is a legitimate, natural expectation of every political party. If we don't have that expectation, why should we be a political party? Sir, your Congress leader Praveen Chakravarti has told that is less than Tamil Nadu. No, I don't want to get into that. It's actually erroneous to base the health of a state based on only one stat. There are many factors which you must take into it, and anybody with rudimentary knowledge knows that the socio-economic factors of Tamil Nadu beats UP by a mile. I mean, let me ask a simple question. Do lakhs of people from Tamil Nadu migrate to Uttar Pradesh for jobs? It's the other way around. Lakhs of people from Uttar Pradesh come to Tamil Nadu. Why do they come here? Because the opportunities are greater here. The economic situation is better here. That is why they come here. The socio-economic indicators and all parameters, be it law and order, be it women's safety, be it education, be it number of doctors for 1,000 people, in every parameter, Tamil Nadu will beat UP. If you really realistically want to compare Tamil Nadu, you must compare Tamil Nadu with perhaps with Kerala or with Maharashtra, or one of these forward-looking states, not with Uttar Pradesh. It's a very erroneous comparison. How is your alliance in Tamil Nadu, sir? See, we are part of the India Alliance. In All India, we are leading the alliance, and DMK is part of the India Alliance. And in Tamil Nadu, the DMK is leading the India Alliance, and we are part of the India Alliance in Tamil Nadu. Sir, Home Minister Amit Shah and Prime Minister Modi is arriving Tamil Nadu. No, they will of course come, because it's election time. They will come. They will come and say that their favorite language is Tamil, that they listen only to Bharatiyar poetry, that their preferred food is idli and dosa, and they won't say Chettinad chicken curry because they're vegetarians, but then they will say that they're only listening to Tamil music and Tamil literature, and they would like to only wear a vesti at home because that is the most comfortable clothing. So it's very natural for them to say this for the next 4 months. Home Minister Amit Shah is saying that we will destroy DMK in Tamil Nadu. See, no political party can be destroyed. It's up to the people to endorse it or not to endorse it. And so no political party can be destroyed by any other person. Sir, actor Vijay's film has been postponed due to the censorship. I'm not aware of the details. I just read in the paper. I'm sure it's a process. It's between them and the censor board, but I have really no comments to make on that. Do you think it's a... देखिए, मैं पुरानी दिल्ली का मैं पुराना रहने वाला हूं, तो अवैध कब्जे पे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो मुझे भी जानकारी मिली है, और कोर्ट के ऑर्डर्स को लागू करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक्शन लिया है। इस तरह के अवैध कब्जे शहर की सुंदरता और शहर में चीज़ें बढ़ाते हैं। जो जानकारी मिली कि वहाँ पर बैंक्वेट हॉल और अलग अलग चीज़ें ऐसी चलाई जाती थी, तो उस पर एक एक्शन हुआ है। और सरकार हमेशा अवैध कब्जों पर और जो भी पत्थरबाजी है उसके सख्त है। ऐसे कोई भी पत्थरबाजी या उस पर होगा, सरकार उस पर एक्शन निश्चित रूप से लेगी, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। मैं उन लोगों को तमाम जो दिल्ली को जानते नहीं हैं, दिल्ली एक मिलकर चलने वाला शहर है। दिल्ली
अपने एक दूसरे से भाईचारे से चलने वाला शहर है। जो लोग बाहर से आके दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं वो माहौल नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ मुट्ठी भर लोग अगर पत्थरबाजी कर दें तो उसको उन पर एक्शन होगा और उनको उकसाने वाले भी जो नेता होंगे उन पे भी चीज़ें ध्यान में पकड़ में आएगी। पर दिल्ली शुरू से ही सदियों से सालों से एक साथ मिलकर और विकास की बात करता है। जो पहले की सरकार थी जो इस तरह से बांटने की बात या वो आरोप प्रत्यारोप की बात, जनता ने उनको नकार दिया। जनता ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हों, सौरभ भारद्वाज हों, मनीष, सबको नकार दिया इन्हीं कारणों से। तो दिल्ली विकास की बात कर रही है, डेवलपमेंट की बात कर रही है और दिल्ली ऐसे किसी भी चीज़ को प्रशासन सहन नहीं करेगा। देखिए, मैं पुरानी दिल्ली का मैं पुराना रहने वाला हूँ। तो अवैध कब्जे पे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो मुझे भी जानकारी मिली है और कोर्ट के ऑर्डर्स को लागू करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक्शन लिया है। इस तरह के अवैध कब्जे शहर की सुंदरता और शहर में चीज़ें बढ़ाते हैं। जो जानकारी मिली कि वहाँ पर बैंक्वेट हॉल और अलग अलग चीज़ें ऐसी चलाई जाती थी तो उस पर एक एक्शन हुआ है और सरकार हमेशा अवैध कब्जों पर और जो भी पत्थरबाजी है उसके सख्त है। ऐसे कोई भी देखिए, 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह तो आदमी को सब्र आ जाता है, लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। तो ये पत्थरबाजी और ये सब कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी, उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। एमसीटी का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, 17 बुलडोजर लगाए हैं। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें बहुत सोच समझ के और ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, जो जायज है बस वो करें। इसके अलावा पुलिस भी कह रही कि उपद्रवी जो थे उनकी पहचान की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपद्रव पे उकसाया किसी ने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नाजायज अवैध निर्माण पर कोर्ट का आदेश आता है, पुलिसकर्मी वहां जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, जो जानकारी मिल रही है अमन कमेटी के साथ बातचीत होती है और उसके बाद वहां पर भड़काऊ नारे किए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है और समाजवादी पार्टी के सांसद 1:30 बजे रात को वहां दिखते हैं। अब ये प्रश्न उठेगा वहां कर क्या रहे थे, गलत अफवाहें क्यों फैलाई जा रही थी? अब एक दूसरे उनके पूर्व सांसद कहते हैं कि प्रतिक्रिया तो होगी। कैसी प्रतिक्रिया होगी? कि कानून का पालन करने के लिए अधिकारी जाए, उसमें प्रतिक्रिया होगी, पत्थरबाजी होगी और इसे जायज समझा जा रहा है। एक और समाजवादी पार्टी के नेता कुछ दिन पहले कहते हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में होनी चाहिए। एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता के बयानों और कारनामों को देखते हुए एक गंभीर सवाल ये उठता है कि ये चाहते क्या है? कहीं ना कहीं अमन जो है भंग हो, भड़काऊ भाषण हो और देश में कानूनी प्रक्रिया के ऊपर में पत्थरबाजी हो। इसका जवाब तो अखिलेश जी और उनकी पार्टी को देना पड़ेगा। अवैध निर्माण पर कोर्ट का आदेश आता है, पुलिसकर्मी वहां जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, जो जानकारी मिल रही है अमन कमेटी के साथ बातचीत होती है और उसके बाद वहां पर भड़काऊ नारे किए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है और समाजवादी पार्टी के सांसद 1:30 बजे रात को वहां दिखते हैं। अब ये प्रश्न उठेगा वहां कर क्या रहे थे, गलत अफवाहें क्यों फैलाई जा रही थी? अब एक दूसरे उनके पूर्व सांसद कहते हैं कि प्रतिक्रिया तो होगी। कैसी प्रतिक्रिया होगी? कि कानून का पालन करने के लिए अधिकारी जाए, उसमें प्रतिक्रिया होगी, पत्थरबाजी होगी और इसे जायज समझ। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।